हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग एचआर की और लेबर वेलफेयर की सीरीज़ 6 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे रिक्रूटमेंट टॉपिक। रिक्रूटमेंट टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्चुअली रिक्रूटमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके मैनेजमेंट, कॉमर्स और लेबर लॉ में एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही फॉर्म करता है। रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, तो बेसिकली ये एचआर का एक फ़ंक्शन होता है। ये तो हमें पता है, क्योंकि जब हमने एचआरएम पढ़ा था तो उसके फंक्शंस में रिक्रूटमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहा था, ये हमने देखा था। रिक्रूटमेंट होता क्या है बेसिकली? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो शॉर्ट लिस्टिंग करे, जो अपॉइंट करे सूटेबल कैंडिडेट को हमारी जॉब के लिए। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है बेसिकली जिस प्रोसेस के अंदर हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ या कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी कंपनी में क्या करे, अप्लाई करे जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट के थ्रू हम लोगों को पहले अट्रैक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट के थ्रू हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि जिससे वो हमारी कंपनीज़ के अंदर जो भी सूटेबल जॉब है उसके लिए वो क्या करें, अप्लाई करें जॉब के लिए। तो रिक्रूटमेंट के थ्रू बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। दो टर्म होती है वैसे तो, एक होता है रिक्रूटमेंट और एक होता है सिलेक्शन। पर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से पहले होता है। सिलेक्शन में तो हम सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हम सर्च द कैंडिडेट। एक टर्म बोलते हैं सर्च द कैंडिडेट, वो आपका रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। अब अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो देखिए, जैसे एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज, हायरिंग, कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यू, परफॉर्मिंग बैकग्राउंड चेक्स, रिव्यू करना एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स और स्क्रीनिंग करना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं। हम डेली इस टाइप के वर्ड्स को सुनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम क्या काम करते हैं, इन सब का ही मतलब होता है कि एक पर्सन को चूज़ करना जॉब के लिए, है ना। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं कैंडिडेट से कि जिससे वो क्या करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट को फुलफ़िल करें। तो मैनेजर बेसिकली एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं कैंडिडेट्स को। तो जो इनवाइट करने का, एप्लीकेशन इनवाइट करने का प्रोसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, यानी कि सर्च करना। इनवाइट द एप्लीकेशन या सर्चिंग द कैंडिडेट या सर्चिंग द एप्लीकेंट, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपल होता है हायरिंग करना, या रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना। अगर हम अब मीनिंग की बात करें, देखिए तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई भी करना है सूटेबल पर्सन को, हमें उस सूटेबल पर्सन की स्क्रीनिंग भी करनी है, हमें सूटेबल पर्सन को शॉर्ट लिस्टिंग भी करना है, हायर भी करना है, और उसके बाद हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिलअप भी करना है। तो रिक्रूटमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है एचआर में या कंपनी की फंक्शंस में, क्योंकि रिक्रूटमेंट बेसिकली हमें पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को सर्च करके देता है। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें हमें कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई भी करना है, स्क्रीन भी करना है, शॉर्ट लिस्टिंग भी करनी है और हायर भी करना है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोजीशन को फिलअप भी करना है। रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या चूज़ कर रहे हैं, राइट पर्सन, राइट पोजीशन और राइट टाइम। यानी कि एक राइट टाइम पे राइट पोजीशन के लिए राइट पर्सन को चूज़ करना, उसको हम बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, ढूंढना और हायरिंग द बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अ जॉब ओपनिंग इन अ टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब हमें दो चीज़ें भी देखनी है कि जिस टाइम पे हमें ज़रूरत है और हमारी कॉस्ट भी हैम्पर ना करे। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना है, फाइंड करना है और हमें हायर करना है बेस्ट और मोस्ट क्वालिफाइड और कैपेबल कैंडिडेट को। तो रिक्रूटमेंट से हमें इतना क्या समझ आया, रिक्रूटमेंट से हमें ये समझ आया कि ये एक पूल ऑफ कैंडिडेट होता है, जिस पूल ऑफ कैंडिडेट में हम दो चीज़ें करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं कैपेबल कैंडिडेट्स को, और उसके बाद अट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे और उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन फिट
फिट रहेगा या हमारी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन फिट रहेगा। तो रिक्रूटमेंट की अगर हम डेफिनेशंस देखें तो एडविन बी फ्लिपो, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो रिक्रूटमेंट की दी जाती है वो फ्लिपो की दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करना है और उसके बाद उनको एनकरेज करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स हैं, जो वैकेंट पोजीशंस हैं, उनके लिए वो अप्लाई करें। तो इसमें भी सेम चीज़ वही है कि रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस हुआ कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं कैंडिडेट को, यानी कि सर्चिंग द कैंडिडेट या इनवाइटिंग द कैंडिडेट या अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट, उसको हम बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट। और अकॉर्डिंग टू डेल्टन EMC फर्लैंड ने बोला है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें अट्रैक्ट करना है पोटेंशियल एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के लिए। तो ओवरऑल हमें जो समझ आया वो क्या समझ आया कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम कैपेबल कैंडिडेट को और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको सर्च करते हैं, उनको ढूंढते हैं। और क्यों ढूंढते हैं कि जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंट पोजीशन है या खाली जॉब्स हैं उनको उनसे फिल कर सकें। अब कुछ टाइप्स के रिक्रूटमेंट हमारे पास होते हैं। एक होता है प्लान्ड रिक्रूटमेंट, एक होता है एंटिसिपेटेड रिक्रूटमेंट और एक होता है अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट। अब ये तीनों टाइप के रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, देखो प्लान्ड रिक्रूटमेंट कौन सा रिक्रूटमेंट हुआ कि जिस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि मुझे कब ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है और मुझे कितने लोगों को हायर करना है। यानी कि ये और जो प्लान्ड रिक्रूटमेंट होता है पहले से ही इसकी फोरकास्टिंग हो रखी होती है। जैसे मुझे पता है कि मेरे यहाँ रिटायरमेंट पॉलिसी है तो कब कितने लोग रिटायर हो जाएंगे ये मुझे मालूम है, तो जितने लोग रिटायर होंगे उतने ही लोगों के लिए मैंने क्या कर दिया, रिक्रूटमेंट प्लान कर लिया। तो दैट इज़ प्लान्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि जो पहले से प्री प्लान्ड है और ऑर्गेनाइजेशन में कब क्या चेंज आ रहा है वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को मालूम है और उसके अकॉर्डिंग जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो आपका प्लान्ड रिक्रूटमेंट हो गया। जैसे रिटायरमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। एंटिसिपेटेड रिक्रूटमेंट क्या होता है, एंटिसिपेटेड रिक्रूटमेंट होता है कि जब HR को ये पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेंड है उन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ट्रेंड को देख के ये पता चल रहा है कि अब हमारे यहाँ कुछ लोगों की ज़रूरत है। यानी कि एंटिसिपेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका रिटायरमेंट वाली पॉलिसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम पहले स्टडी कर रहे हैं ट्रेंड्स को, इंटरनल ट्रेंड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेंड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि हमारी प्रिडिक्शन के बेसिस पे हमें रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर प्रिडिक्शन के बेसिस पे हम देख रहे हैं तो वो आपका एंटिसिपेटेड रिक्रूटमेंट होता है। यानी कि जब आपको क्या करना है, जब ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्ट कर रही है, कैसे प्रिडिक्ट कर रही है, पर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद पता चल रहा है, उसको ट्रेंड्स को देखने के बाद पता चल रहा है कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है और इसके लिए मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है। अब अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट होता है कि जो सॉर्ट ऑफ सडन आ जाता है। कैसे, जैसे रेजिग्नेशन, हमने किसी को टर्मिनेट कर दिया या किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, वो आपका अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। एंटिसिपेटेड क्या था, वो प्रिडिक्शन के ऊपर था, वो हमें पता था कि अब मेरे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ने वाली है तो मैंने ऐसा प्रिडिक्ट किया इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेंड देख के कि मेरे यहाँ काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। बट अनएक्सपेक्टेड क्या है कि मैंने सोचा थोड़ी था कि किसी की डेथ हो जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा या किसी को हम टर्मिनेट कर देंगे, तो उस कंडीशन पे वो अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट हो जाता है। यानी कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं है बट सॉर्ट ऑफ सडन हो गया। तो ये 3 टाइप के रिक्रूटमेंट होते हैं, प्लान्ड, एंटिसिपेटेड और अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन होता है इसको सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसकी सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे कर देते हैं और पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब आपको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना है। तो सबसे पहली स्टेप होती है रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करना। दूसरा स्टेप होता है आपके पास स्ट्रैटेजी को डेवलप करना, फिर कैंडिडेट्स को सर्च करना, कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करना और लास्ट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इवैल्यूएट करना और कंट्रोल करना। ये क्या होता है, देखो रिक्रूटमेंट प्लानिंग के मतलब होता है कि जिसके अंदर हम ओवरऑल प्लानिंग करते हैं कि हम
कि हमें कंपनी में ज़रूरत भी है लोगों की या नहीं है, रिक्रूटमेंट किस पोजीशंस के लिए करना पड़ेगा, परमानेंट करना है या टेम्परेरी करना है, फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। स्ट्रैटेजी यानी कि अब आप यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे कि आपको एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू लाना है या सप्लाई फोरकास्टिंग के थ्रू लेकर आना है, या जो आपको कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ चाहिए वो एम्प्लॉयज़ कौन से जियोग्राफिकल एरियाज़ के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाने के बाद हम कैंडिडेट को सर्च करते हैं। यानी कि जब हमने स्ट्रैटेजी बना दी, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अब हम कैंडिडेट को ढूंढेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हम बोल रहे थे ना अट्रैक्टिंग दी कैंडिडेट, तो वो सर्चिंग में ही आता है। सर्च करना है तो उसके लिए हम सोर्सेज को यूज़ करते हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। तो उन दोनों सोर्सेज के थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं या सर्च करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू। अब जब आपने लोगों को अट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। उसके बाद उन सारे रिस्पॉन्सेज के अंदर से आपको स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि आपको वैलिड रिस्पॉन्सेज या वैलिड जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ढूंढना है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है। और स्क्रीनिंग करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने प्लान किया था रिक्रूटमेंट प्लानिंग के थ्रू वैसा ही हमारा कंप्लीट हुआ। उसको इवैल्यूएट करना, उसको कंट्रोल करना, उन सब चीज़ों को हम लास्ट में फीडबैक के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो इनको एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है वैकेंट पोजीशंस को एनालाइज करना, कि पहले हम ये प्लानिंग तो कर लें सबसे पहले स्टेप में कि रिक्रूटमेंट हमें कराना भी है या नहीं कराना है, कितनी और वैकेंसीज हमारे पास ऑलरेडी वैकेंट हैं और हमें किस पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट कराना है, फुल टाइम के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए या पार्ट टाइम के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम वैकेंट पोजीशन को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करते हुए या प्लानिंग, हम इन सारी की सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की, कि आइडेंटिफाई करते हैं कि वैकेंसीज़ के बारे में, यानी कि आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे आपको कि कौन से पोस्ट फिल करनी है, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन आपको चाहिए होंगे, कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाएगी, कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे हम वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले इसकी भी प्लानिंग करते हैं। साथ साथ हम जॉब एनालिसिस भी करते हैं, यानी कि हम ये भी स्टडी करते हैं कि किस जॉब के लिए हमें रिक्रूटमेंट कराना है। तो स्टडी ऑफ जॉब आपका जॉब एनालिसिस में आ जाएगा। जब आपको पता चल गया कि आपको किस जॉब के लिए रिक्रूटमेंट कराना है, देन आप जीडी बनाते हो। जेडी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जिसमें हम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं पर्टिकुलर जॉब सीकर की, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जॉब रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देना। तो यहाँ पे हम ये भी प्लान करते हैं कि जिसको हम रिक्रूट करेंगे वो कौन कौन सा काम करेगा। तो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जब हम एक जगह पे लिखते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब रिलेटेड जो जॉब सीकर होता है उसकी स्पेसिफिकेशन को नोट करना, यानी कि जो आपके पास एम्प्लॉय होगा उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना कि उसका एक्सपीरियंस कितना होगा, जो आप एम्प्लॉय को रखोगे वो किस लोकेशन से आना चाहिए, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली जॉब सीकर की। तो वो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद हम जॉब इवैल्यूएशन भी करते हैं कि जिस जॉब के लिए हम रख रहे हैं उसकी वर्थ कितनी है, कितनी वैल्यू है, कितनी सैलरी वो डिज़र्व करता होगा उस पर्टिकुलर जेडी और जेएस के अकॉर्डिंग। तो इन सारी की सारी चीज़ों की हम बेसिकली रिक्रूटमेंट की प्लानिंग में ये हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्लानिंग करनी है तो उस प्लानिंग में हमें ये सब चीज़ों के बारे में प्लान करना होता है। अब आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्लानिंग आपके पास क्या चीज़ थी, रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी बनाना, यानी कि यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे हम रिसोर्सेज को हायर करेंगे, कैसे हम एचआर को हायर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करते हैं, उसके लिए हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि आपको मेक और बाय एम्प्लॉय ये भी देखना है। मेक और बाय एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जिसमें अब आपको बाय का मतलब होता है आउटसोर्सिंग करना और मेक का मतलब होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जो हमें लोगों की ज़रूरत थी तो क्या वो
वो हम अपना इंटरनल सोर्स से कंप्लीट कर पाएंगे या एक्सटर्नल सोर्स से कंप्लीट करेंगे, तो हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी या हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकते हैं। तो हम मेक और बाय स्ट्रैटेजी बनाते हैं। साथ साथ हम टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी देखते हैं कि हमारा प्लान रिक्रूटमेंट है, एंटिसिपेटेड है या हमारा अनएक्सपेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं। फिर किस जोग्राफिकल एरिया में आपको रिक्रूटमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। और रिक्रूटमेंट सोर्सेज इंटरनल होगा तो अलग स्ट्रैटेजी बनती है, एक्सटर्नल होता है तो अलग स्ट्रैटेजी बनती है। तो उन दोनों के अकॉर्डिंग भी हम अपनी स्ट्रैटेजी फुल फॉर्म करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाना है। नेक्स्ट क्या होता है फिर, सर्चिंग द राइट कैंडिडेट। अब यहाँ पे आपको लोग उनको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। स्ट्रैटेजी आपने बना दी, प्लानिंग आपकी हो गई, अब हम क्या करेंगे, कैंडिडेट को सर्च करेंगे इनिशियल लेवल पे। अब उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक होता है सोर्स एक्टिवेशन और एक आपके पास होता है सेलिंग एक्टिवेशन। सोर्स एक्टिवेशन का मतलब होता है कि बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपने आप ही सब चीज़ें प्लान करोगे, अपने आप ही सब चीज़ों कैंडिडेट्स को सर्च करोगे, यानी कि पूरा प्रोसेस आप खुद करोगे। सोर्स एक्टिवेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन खुद रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। और सेलिंग होता है कि हम किसी को हायर करते हैं या मीडिया को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया कि वो कम्युनिकेट करे वैकेंसीज़ के बारे में प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। जैसे अब हमें पता चलता है कि लिंक्डइन है या आपके पास जॉब की बहुत सारी मतलब वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हमें पता चलता है। तो सेलिंग सोर्स अप्लाई करना चाह रहे हो या सोर्स एक्टिवेशन, यानी कि आप खुद से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हो या आपको सेल करना है, यानी कि या फिर आपको किसी मीडिया की हेल्प के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करनी है। उसके लिए फिर यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि आपको सर्च करना है, अट्रैक्ट कैंडिडेट दो बेसिस पे, एक इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। यहाँ पे आप इन दोनों की हेल्प से अट्रैक्ट करते हो एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट होता है स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग करना। स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है, अब क्योंकि आपने सर्च जब किया था तो आपके पास इंटरनल या एक्सटर्नल बहुत सारे लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी होंगी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो अब बहुत सारे लोगों में से आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपके जॉब के अकॉर्डिंग सूटेबल है। तो यहाँ पर हम स्क्रीनिंग करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले हम रिज्यूमे और कवर लेटर को रिव्यू करते हैं, उसको चेक करते हैं। जो लोगों ने अपनी एप्लीकेशन हमें रिज्यूमे दिए हैं उनके कवर लेटर और उनके रिज्यूमों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि उनके रिज्यूम्स में क्या क्या है। उसके बाद जो हमें सही लगता है उसको हम टेलीफोनिक पे एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं या एक वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि टॉप कैंडिडेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये है कि जब आपके पास बहुत सारे पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ गए तो उसमें से अब आपको फ़िल्टर करना है कि कौन सा आपकी जॉब के अकॉर्डिंग सूटेबल है। फिर लास्ट स्टेप क्या था, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करना, यानी कि इफेक्टिवनेस देखना आप कि जो प्रोसेस और मेथड आप यूज़ कर रहे थे वो कितना इफेक्टिव रहा है। अगर आपने इंटरनल किया तो वो कितना इफेक्टिव रहा, एक्सटर्नल किया तो वो कितना इफेक्टिव रहा। तो यहाँ पे हम बेसिकली कंट्रोल करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन किस चीज़ की करते हैं, सैलरी टू द रिक्रूटर। हमने कहीं बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं दे ऑफ़र कर दिया एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी इवैल्यूएट किया जाता है। एडवर्टीज़मेंट पे हमने ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया, कितना एडवर्टीज़मेंट का कॉस्ट कितना रहा, या हमने अगर एजेंसी हायर की थी तो उस एजेंसी की फ़ीस कितनी रही, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे कितने रहे, रिक्रूटमेंट ओवरहेड्स हमारे पास कितने थे, ओवर टाइम आउटस्टैंडिंग कॉस्ट हमने ज़्यादा तो नहीं ऑफ़र कर दी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, या कोई जो वैकेंसीज़ हैं वो अनफिल्ड तो नहीं रह गई। तो यहाँ पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं चेक करते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, यानी कि और देखते हैं कि अगर कुछ डेविएशन था तो उसको कंट्रोल भी करते हैं साथ साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हमें पता है दो टाइप की सोर्सेज की हम बात कर रहे थे, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। अब दो सोर्सेज हमारे पास हैं। इंटरनल सोर्स होता है कि जब आप एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कैंडिडेट्स को चूज़ कर रहे हो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो वो इंटरनल हो जाता है। एक्सटर्नल होता है जब आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन आप अट्रैक्ट करते हो या रिक्रूट करते हो, तो वो आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है। अब इंटरनल सोर्स क्या है कि वही
जिसमें आपको रिक्रूटमेंट कैसे करना है, एम्प्लॉयज़ को हायर कैसे करना है, इंटरनली करना है, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले से ही काम कर रहे हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ही डिफरेंट पोजीशंस पे आपको क्या करना है, रिक्रूट करना है। तो वो आपका इंटरनल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स में आपके पास ये कुछ सोर्सेज होती हैं। एक होता है ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन, रिटायर्ड और रिट्रेंचमेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बेसिकली होता है वैसा कि डिपेंडेंट आपके डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो होते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ कि जब अब हमें ज़रूरत थी कि 2 प्लांट हैं हमारे पास, एक प्लांट हमारे पास दिल्ली में है, एक प्लांट हमारे पास गुड़गांव में है। तो अब मुझे जो वैकेंसीज़ रेज़ आउट हुई हैं वो गुड़गांव में हुई हैं। तो दिल्ली में जो काम कर रहे थे उन लोगों को मैंने क्या कर दिया, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गुड़गांव वाले प्लांट में। तो वो आपका ट्रांसफ़र सोर्स हो गया। ट्रांसफ़र सोर्स में हम क्या करते हैं बेसिकली कि एम्प्लॉयज़ को एक डिपार्टमेंट या एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर स्विच करवा देते हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन होता है आपको अब लोगों को प्रमोट कर दिया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक जगह से दूसरे जगह पे। आप जब लोगों को प्रमोट कर देते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वो आपका प्रमोशन बन जाएगा। वो प्रमोशन सोर्स होगी कि आपको कोई बाहर से थोड़ी हायर करना पड़ा, ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आपके पास अच्छा एम्प्लॉय था। आपको एग्जीक्यूटिव से हटके अब आपको कंपनीज़ का CEO या GM बनाना है किसी को, तो आप देख रहे हो कि बहुत टाइम से कोई अच्छा काम कर रहा था तो उसी को प्रमोट कर दिया। डिमोशन क्या होता है? डिमोशन होता है बेसिकली कि जब एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही होती है, तो हम उसको डिमोट भी कर देते हैं, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देते हैं, उसकी सैलरी कम कर देते हैं और उसको एक स्टेप नीचे या 2 स्टेप नीचे ले आते हैं। तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैकेंट पोजीशन को फिलअप कर सकते हैं। रिटायर्ड और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे पास क्वालिफाइड पर्सनल नहीं मिल रहे हैं, हमें क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं, शॉर्टेज है उस चीज़ की, और हमें पता है काम भी हमारे पास ज़्यादा है। तो हम इस कंडीशन पर ये देखते हैं कि किसी को कोई एम्प्लॉय रिट्रेंच हुआ या कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया और वो अच्छा काम करता था, तो हम उसको अपना टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए हम उसको ऑलरेडी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिर से ऑफ़र कर देते हैं, फिर से लेकर आ जाते हैं, तो वो आपका रिटायर्ड और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय हो जाता है। डिपेंडेंट्स क्या होता है? डिपेंडेंट होता है जो आपके रिलेटिव्स होते हैं। अब कोई ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा था और उसकी ऑर्गेनाइजेशन उस काम करते हुए कुछ मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है ना, वो डिसेबल्ड हो गया। तो डिसेबल्ड एम्प्लॉई जब हमारे पास हो जाता है तो हम उसके रिलेटिव्स को या उसके डिपेंडेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रेफ़र कर लेते हैं काम के लिए। तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो भी इंटरनल सोर्स बनता है, क्योंकि वो इंटरनली आपके पास रिक्रूट होता है, तो उससे हमारा इंटरनल सोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इंटरनल सोर्सेज में क्या आया? ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन, रिटायर्ड या रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय और डिपेंडेंट्स। इनके थ्रू हम अपनी कंपनी के अंदर ही अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इंटरनल्स के कुछ प्रॉस भी होते हैं, यानी कि कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो एडवांटेज क्या है कि एक तो ये सिंपल होता है, ईजी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि कॉस्ट सेव हो जाती है इसके अंदर। और कोई हमें इंडक्शन या ट्रेनिंग के ऊपर कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारी कंपनी के अंदर के ही होते हैं, उनको पहले से ही सारी जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है। तो यहाँ पे इंडक्शन और ट्रेनिंग का खर्चा भी बच जाता है। और ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि आप ज़्यादा अच्छा काम करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अच्छा काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप अच्छी बनी रहेगी, तो आपको कल के दिन प्रमोट भी कर सकते हैं, आपको कल के दिन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अच्छी पोजीशन पे। तो ये एक एडवांटेज होता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट हेल्प करता है वो एम्प्लॉयज़ को लॉयल्टी बनी रहे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर काम करेंगे अच्छे से तो एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनको सेटिस्फाई करती रहेगी, टाइम टाइम पे उनको प्रमोट करती रहेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ की एक लॉयल्टी क्रिएट रहती है। कॉन्स क्या होते हैं, क्या डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज भी होते हैं इंटरनल सोर्सेज के, ड्रॉबैक्स भी होते हैं। क्या होता है कि एक तो जो न्यू हायरिंग होती है पोटेंशियल सोर्सेज की, वो रह जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो नए लोग आते हैं वो इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आएंगे, नई थिंकिंग के साथ आएंगे, तो वो हमारा कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाता है इंटरनल सोर्स में। दूसरा लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि इंटरनल से हम लिमिटेड चीज़ें तो फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बहुत सारी पोजीशंस वैकेंट रह जाती है। कैसे रह जाती है वैकेंट? क्योंकि हम जिन लोगों को हमने ट्रांसफ़र किया या जिन लोगों को हमने डिमोट किया या प्रमोट किया, उसके बाद उनकी पोजीशंस तो खाली हो गई ना, तो वो हमारे पास फिर भी अनफिल्ड जॉब रह जाती है। और इंटरनल सोर्स बेसिकली
इंटरनल सोर्स बेसिकली क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि जिसको आपने प्रमोट किया, जिसको आपने प्रमोट नहीं किया, तो वो कई बार अनहैप्पी हो जाते हैं, और अनहैप्पी यानी तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, और जिनको आपने प्रमोट किया होता है और जिनको आपने प्रमोट नहीं किया होता है उनके बीच में ग्रीवेंसेस भी आ सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज के ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज होती हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू यानी या प्लेसमेंट एजेंसीज़ के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, या गेट हायरिंग, या अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स के थ्रू। अब ये एक्सटर्नल सोर्सेज कौन सी होती हैं, जिसके लिए अब आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है, जिसके लिए अब आपको बाहर से एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना है। बाहर से कैसे कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकते हो, कि न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, सोशल मीडिया पे आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। आप लोगों को मीडिया के थ्रू इनवाइट कर सकते हो कि हमारी कंपनी में वैकेंसीज़ हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर दो। तो वो आपका एडवर्टीजमेंट होता है जिसमें आप मीडिया की हेल्प ले रहे हो। कैंपस प्लेसमेंट एक सबसे अच्छा मीडियम है आज के टाइम पे, जिसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, और जो भी वहाँ पे स्टूडेंट फ्रेश कैंडिडेट आता है उन सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन सबको रिक्रूट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए, जिससे क्या हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इनोवेटिव भी सोचते हैं कई बार, या वो फ्रेश टैलेंट होता है एकदम। तो फ्रेश टैलेंट अगर आपको लेकर आना है तो आप कैंपस प्लेसमेंट को फॉलो कर सकते हो, यानी कि आपको पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जाना है और वहाँ पे जाके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आपको रिक्रूट करना है। अब प्लेसमेंट एजेंसीज़ क्या होती हैं, कुछ प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म चलती है जिनको हम आरपीओ भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज़ को हम आरपीओ भी बोलते हैं। आरपीओ का मतलब होता है आपके पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। प्लेसमेंट ये प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये कई बार हम इनको ऑर्डर दे देते हैं या इनको काम दे देते हैं कि आप हमारे लिए एम्प्लॉयज़ को सर्च कर कर लेकर आओ। ये हमसे चार्ज करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ का, ये कंपनी हमसे चार्ज करती है और हमें कुछ वेरियस एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है, अब ये गवर्नमेंट ने शुरू किया होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या है, कंट्री में एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस सेटअप कर रखा है, जिसमें क्या होते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जो जॉब दे रहे होते हैं कंपनीज, वो वहाँ से जो उनके अकॉर्डिंग फिट होते हैं उनको वहाँ से अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको वहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्टर एजेंसीज भी होती हैं जो क्या काम करती हैं, जो लेबर्स को पर्टिकुलर कंपनी में ऑफ़र करती है। ये भी चार्ज करते हैं, ये दोनों से चार्ज करते हैं, ये लेबर से भी लेते हैं। ये इसके अंदर अनस्किल्ड लेबर्स आती हैं, ज़्यादा अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर्स आती हैं जो हमें प्रोडक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं कई बार। तो ये क्या काम करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये कंपनीज़ में जाके बताते हैं कि मैं आपको 20 या 30 या 50 या 60 हम इतनी लेबर आपको दे सकते हैं। तो आपको हर लेबर के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर इनका चार्ज होता है, ये उतना हर लेबर की सैलरी में से चार्ज लेते हैं। गेट हायरिंग क्या होता है, गेट हायरिंग एक वैसा मेथड है बेसिकली कि जिसके अंदर हम लोगों को अनस्किल्ड वर्कर को बेसिकली ज़्यादा प्रॉम्प्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्री गेट भी बोलते हैं इसको। इसमें हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे बहुत सारे जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो कंपनी के गेट पे खड़े होते हैं, ठीक है ना, डेली बेसिस की जॉब के लिए, या डेली वहाँ पर आप आके अपने रिज्यूम देते हैं। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, गेट हायरिंग करती है, यानी कि उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से अनस्किल्ड लेबर्स को चूज़ कर लेती है। एक होता है अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स क्या होते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जॉब सीकर्स क्या करते हैं, कंपनीज़ के वहाँ पे जाते हैं, कंपनीज़ के गेट पे डायरेक्टली चले जाते हैं, यानी कि कंपनीज़ में डायरेक्टली चले जाते हैं और उस टाइम पे जॉब होती भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने रिज्यूमे वहाँ पे दे देते हैं, यानी कि अब हमारे पास टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डेटाबेस बनता रहता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उन एप्लीकेंट्स को देख लेते हैं, उसमें से जो हमें ज़रूरत लगती है उनको कॉल करके बुला लेते हैं। तो अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट बेसिकली होता है कि जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं
सॉरी एम्प्लॉयज़ कह रही हूँ, जो जॉब सीकर्स होते हैं, वो जॉब सीकर्स क्या करते हैं, वो विदाउट एनी एडवर्टीज़मेंट, कोई एडवर्टीज़मेंट के बेसिस पे नहीं, वो केवल डेली ऐसे ही विजिट कर लेते हैं और वहाँ पे अपना रिज्यूमे पोस्ट करके आ जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो उन रिज्यूमेज़ में से हम क्या निकाल लेते हैं, जो हमें एप्लीकेंट लगता है उसको चूज़ कर लेते हैं। लेटेस्ट अगर आजकल हम देखें तो हम क्या करते हैं कि कंपनी के यूआरएल पे, कंपनीज़ की वेबसाइट्स पे हम डायरेक्टली अपना सीवी अपलोड कर देते हैं। तो वो भी उस टाइम पे उनको ज़रूरत है या नहीं है तो वो हमें थोड़ी पता है, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो उसी में से वो किसी को कॉल कर लेते हैं जो उनको सूटेबल लगते हैं। तो अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट उसको बोलते हैं। तो ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इनका क्या एडवांटेज है? इनका एडवांटेज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये ब्रांडिंग मिलती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लोग जानते हैं। अगर आप बार बार एक एडवर्टीज़मेंट दे रहे हो, लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती हैं तो उनकी ब्रांडिंग क्रिएट होती है। और कोई बायसनेस नहीं होती, कोई पार्शियलिटी नहीं होती एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि अगर आप इंटरनल देखते हो तो कई बार हम बायसनेस के बेसिस पे भी लोगों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोगों को प्रमोट कर देते हैं, बट यहाँ पे आपका वो चीज़ नहीं होती कि बायसनेस नहीं आएगी। थर्ड स्टेप होता है कि जो आप सेलेक्ट करते हो राइट कैंडिडेट, वो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो रेदर देन आपका इंटरनल सोर्सेज जो होता है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस होती है, तो उसमें से आप राइट कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज होता है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स होता है ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए, और कॉस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई लगती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल, क्योंकि इंटरनल में तो इंडक्शन का खर्चा बच जाता है, इंटरनल में आपको ट्रेनिंग का खर्चा बच जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपका कॉस्ट ज़्यादा इंकर्ड होता है। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स डिमांड भी ज़्यादा करते हैं रेम्यूनरेशन को लेके या बेनिफिट्स को लेके, बट इंटरनल्स को ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ पता होती हैं तो वो उतना ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करते, बट एक्सटर्नल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होते हैं। तो ये था आपका आज रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक, जिसमें हमने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कवर करी हैं। सो थैंक यू सो मच and keep learning with Help Guru, and all the very best for your exam. Or if you people have any kind of doubt or any kind of suggestions, so please post your comment.